उड़ीसा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। एक बेहद भयानक हादसा जो 42 साल में नहीं हुआ। इतना भयानक हादसा जो शायद हमने और आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जब 3 ट्रेनें एक साथ टकराई हों। सवाल ये है, ये सिर्फ हादसा है या साजिश? साजिश की बात इसलिए क्योंकि इसमें जिस तरह से 3 ट्रेनों की टक्कर हुई वो कोई संयोग मात्र नहीं हो सकता। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, किस तरह से ये हादसा हुआ, एक्चुअल स्टोरी क्या है इस पूरे हादसे के पीछे की, आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बालासोर के बहनगर स्टेशन के पास आउटर में मालगाड़ी खड़ी हुई थी लूप लाइन में। लूप लाइन होती है, वो होती है जिसमें जब ट्रेनें रुकती हैं, अगर किसी ट्रेन को पास देना है, ट्रेन पटरी में है, अपलाइन या डाउन लाइन होती है। एक अपलाइन जिससे ट्रेन जाती है, डाउन लाइन जिससे ट्रेन दूसरी दिशा में जाती है, और लूप लाइन होती है जहां पर ट्रेन खड़ी होती है जब वो रुकती है। तो मालगाड़ी लूप लाइन में खड़ी हुई थी, यानी जहां पर वो पटरी, जहां पर ट्रेनें खड़ी होती हैं वहां पर वो खड़ी हुई थी। ठीक उसी समय हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस दूसरी पटरी से गुजर रही होती है, और उसके बगल में तीसरी पटरी से हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो गुजर रही होती है। जब ये सब कुछ चल रहा होता है, दोनों ट्रेनें गुजर रही होती है। ये बहुत सामान्य तस्वीर है। आपने रेलवे में सफर करते होंगे, रेलवे तो देखा होगा कि अक्सर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पास करती है और तीसरी ट्रेन खड़ी होती है। ये अक्सर हम देखते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई अप्रत्याशित थी या नहीं होता है, ऐसा सामान्य तौर पर होता है। लेकिन उसी दौरान कोरोमंडल एक्सप्रेस जो बीच की पटरी में थी, उसकी एक तरफ मालगाड़ी और एक तरफ दुरंतो। बीच की पटरी में जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो डीरेल हो जाती है। क्या वजह, क्यों हुई, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वो डीरेल होती है और उसके इंजन के साइड का हिस्सा जो है वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। 21 बोगियां डीरेल होती हैं। इस दौरान जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के बगल से दुरंतो गुजर रही होती है, उसके ज्यादातर डिब्बे पटरी से गुजर जाते हैं, लेकिन 2 डिब्बे अभी भी पटरी पर रह जाते हैं, उसी स्पॉट पर जहां ये घटना हुई, जहां ये दुर्घटना हुई। तो पीछे का जो हिस्सा था कोरोमंडल एक्सप्रेस का, वो जाकर टकराता है जो ट्रेन चल रही थी दुरंतो, उसके आखिर के 2 डिब्बों से वो टकरा जाता है। उन 2 बोगियों से कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे के हिस्से की टक्कर होती है। और सोचिए, वो ट्रेन चल रही होती है, जब स्पीड में होती है, उसके बाद अगर किसी चीज से टक्कर हो तो वो हादसा कितना भयानक होता है। इसीलिए जो हम एरियल तस्वीरें देख रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे टॉय ट्रेन है। ऐसा लगे ही नहीं रहा कि ये ट्रेन है जिनकी ये स्थिति हुई है। तो ये हादसा हुआ, इस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। रेल के इतिहास में ये एक ऐसा हादसा है जो पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ। इस तरह से 3 ट्रेनें टकराई हूं, ये हादसा क्या आपने कभी ऐसा सुना है? मुझे तो ध्यान नहीं पड़ता। और पिछले 5 साल में कहीं तो कॉलिशन यानी टकराने की घटनाएं नहीं हुई हैं इतनी। हाँ, पटरी से उतरी हैं ट्रेनें, डीरेल हुई हैं, लेकिन वो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि जब 2 ट्रेनें अगर एक दूसरे से टकरा जाएं और तीसरी ट्रेन भी बगल में खड़ी हो तो वो इम्पैक्ट ज्यादा होता है, जो इस हादसे में हुआ। ये हादसा लापरवाही है, साजिश है। अगर ये साजिश है तो किसने साजिश रची? कौन है वो लोग जो रेलवे को डीरेल करना चाहते हैं? कौन है वो लोग जिनको, क्या रेलवे जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, काम हो रहा है, सरकार काम कर रही है, उससे परेशानी हो रही है? साजिश की बू इसमें ज्यादा आ रही है। वैसे तो हर चीज का संयोग हो सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि संयोग नहीं होता, लेकिन ये हो सकता है कि ऐसा हादसा हुआ हो। लेकिन ये अद्भुत ही संयोग है अगर ये संयोग होगा कि जहां मालगाड़ी खड़ी थी उसी के पास पहुंचकर ये कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल होती है, और उसी वक्त उसके बगल से तीसरी ट्रेन दुरंतो भी पास हो रही होती है, जिससे उसके पीछे की बोगियां दुरंतो से टकरा जाती हैं। और इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि तकरीबन 265 लोगों की मौत और 1000 लोग, अभी भी कुछ लोग, हालांकि अभी तक ज्यादातर रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है, लोगों को निकाल लिया गया है, और 1000 लोगों से ज्यादा लोग घायल हुए। सोचिए, उनकी स्थिति समझिए, उन परिवार वालों का सोचिए जो अपने घर के लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। कोई कहीं से आ रहा होगा, कोई कहीं से, और अब उन परिवारों में जो स्थिति है, जो मातम है, जो इंतजार कर रहे थे वो शायद जीवन भर का इंतजार हो गया। जो लोग अपने घर जा रहे थे या कहीं और जा रहे थे, वो अनंत की यात्रा पे निकल गए। ये किसने सोचा होगा कि ट्रेन में बिठाकर जिनको विदा करके आए हैं वो अब कभी वापस ही नहीं आएंगे। लेकिन ये हादसा ऐसा ही है
कितने परिवार अपने लोगों को इंतजार करते रह जाएंगे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि कहीं फिश प्लेट के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। खबर ये भी आ रही कि सिग्नल का ना मिलना भी कहीं ना कहीं इस हादसे की वजह हो सकती है। हालांकि ये खबर अभी पुख्ता नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जिनको भारतीय रेल के आधुनिकीकरण से बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत हो रही है। टेक्निकली साउंड हो रही है भारतीय रेलवे, इससे उनको परेशानी हो रही है। जिस तरह से वंदे भारत या बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, वंदे भारत ट्रेनें चली हैं, 400 वंदे भारत चलनी है। आज भी एक का उद्घाटन होना था जिसे प्रधानमंत्री ने करना था, लेकिन उसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये सब कुछ हो रहा है, इससे बहुत दिक्कत है। और कुछ लोग ने नैरेटिव गढ़ना भी शुरू कर दिया है कि वंदे भारत चलाई जा रही, बुलेट ट्रेन की बात की जा रही, लेकिन रेलवे की सुरक्षा की कोई बात नहीं करता, उस पर ध्यान नहीं देती सरकार। तो यही सब सवाल हैं। क्या ये वाकई कहीं से कोई साजिश तो नहीं? क्योंकि आपको याद होगा सुरेश प्रभु जब रेल मंत्री बने थे, बहुत ही डायनामिक लीडर थे, वो मंत्री थे, वो बहुत ऊर्जावान मंत्री थे, लेकिन उनके कार्यकाल में बड़े सारे हादसे हुए और इन्हीं हादसों की वजह से उन्हें आखिरकार में अपना पद भी छोड़ना पड़ा था। वो कोशिश कर रहे थे रेलवे के पूरे सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने की, तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ये बात सूट नहीं करती। और ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इस पूरे सिस्टम से ही जुड़े हों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर सिस्टम में सुधार होगा तो उससे बहुत परेशानी होगी। जो उनके अपने छोटे फायदे हैं वो फायदे उनके नहीं हो पाएंगे, और ये लोग साजिश रच रहे हैं। क्या? क्योंकि ये उस वक्त भी कहा गया जब सुरेश प्रभु के समय पे एक्सीडेंट हो रहे थे और उसके बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा, कि यही वो लोग चाहते थे कि सुरेश प्रभु अपना पद छोड़ दें। लेकिन अब जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, इसके बाद रेल मंत्री का इस्तीफा तो मांगते हैं, बनता है, रेल मंत्री की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना, घूम फिर के हर बात नरेंद्र मोदी पे पहुंच जाती है। इस मामले में रेल मंत्री का इस्तीफा जिम्मेदारी बनती है रेल मंत्री की, बिल्कुल अश्विनी वैष्णव की जिम्मेदारी बनती है। किस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ, वो कवच सिस्टम की बात करते थे, वो सिस्टम कहां गया, लेकिन क्या वो सिस्टम होता तो क्या ये हादसा रुक सकता था, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन ये सारी जिम्मेदारियां रेल मंत्री की है, लेकिन प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना और वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के लिए कहना कि इस पे, क्योंकि अगर एक गाय भी टकरा जाती है बुलेट ट्रेन से तो उसको भी इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ बंद कर देना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं, इस तरह का नैरेटिव गढ़ते हैं। अब पीएम घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, रेल मंत्री घटनास्थल पर पहले से ही मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं खास इस घटना के बारे में, जाहिर सी बात है कि अभी जब तक जांच नहीं हो जाती वो कुछ कह भी नहीं सकते। प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे पहले जब वो दिल्ली में थे, उन्होंने और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की। इस हादसे में जो टेक्निकलिटी है, किस तरह से हादसा हुआ है, सब समझने की कोशिश की। उनको पूरा ग्राफिक्स के जरिए सब समझाया गया कि किस तरह से यह हादसा हुआ। भारतीय रेल के लिहाज से यह हादसा बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि भारतीय रेल को इम्प्रोवाइज करने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ। इस वक्त पूरा रेलवे इसीलिए काम कर रहा है कि सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे टेक्निकली साउंड किया जाए, कैसे हादसों को कम किया जाए। सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है, कोलिजन ना हो ये सबसे बड़ी बात है। एंटी कोलिजन सिस्टम यानी कवच भी डेवलप किया गया। हालांकि कोरोमंडल और दुरंतो एक्सप्रेस में अभी कवच नहीं लगा हुआ था, लेकिन अगर ये कवच लगा हुआ भी होता तो ये हादसा जिस तरह से हुआ, ये हादसा रुकता नहीं। हाँ, इसका इम्पैक्ट जरूर कम हो सकता था। इस मामले में रेल मंत्री ने 2 स्तरीय जांच के आदेश दिए। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो इसकी जांच करेगी। साथ ही साथ रेलवे की जो जांच कमिश्नर होते हैं रेलवे के, वो भी इस मामले की जांच करेंगे। और खबर ये भी है कि फोरेंसिक जांच भी इस मामले की जाएगी, क्योंकि जब तक फोरेंसिक जांच नहीं होगी तब तक पूरे तथ्य सामने नहीं आएंगे। क्योंकि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये किसकी साजिश है, या अगर ये लापरवाही है तो जिम्मेदार व्यक्ति को जल्द से जल्द सामने आना चाहिए। जल्द से जल्द इस जांच में उसका नाम सामने आना चाहिए, जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, या अगर कहीं से कोई साजिश के तार मिलते हैं तो वो भी सामने आना चाहिए, ताकि जो लोग दुख में हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग रेलवे में सफर करते हैं, उनका भरोसा सिस्टम पे बना रहे और सरकार जो तकनीक ला रही है, जो बातें कह रही है, उस पर लोग भरोसा कर पाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।